जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रफाल फाइटर्स वाली डील में रखे भारत ने कुछ नॉन नेगोशिएबल क्लॉज। पाकिस्तान की आईएसआई जम्मू कश्मीर में एक नए हमले की बना रही है योजना। भारत फोर्स को मिला आर्मी और नेवी के लिए तत्काल ड्रोन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट। और अमेरिका ने भी भारत के लिए रिन्यू किया F-35 का ऑफर। तो अभी तक इस डिफेंस अपडेट में हम 114 रफाल फाइटर्स वाली डील को लेकर 3 अलग अलग रिपोर्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 2 ANI की तरफ से थी और एक द प्रिंट की तरफ से। इनमें से जो ANI वाली रिपोर्ट्स थी उनमें बताया गया था कि 114 रफाल में से 80% तक के रफाल यानी कि लगभग 90 रफाल भारत में बनाए जाएंगे और अधिक से अधिक स्वदेशी कंटेंट के लिए इसमें पुश किया जाएगा। हालांकि जो सोर्स कोड है वो फ्रांस के पास ही रहेगा, लेकिन फिर भी भारत इंडियन वेपन्स को रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए जोर दे रहा है। वहीं द प्रिंट की रिपोर्ट में भी यही स्पष्ट किया गया था कि भारत में जो रफाल बनाए जाएंगे उनमें 60% तक के स्वदेशी कंटेंट को अचीव किया जाएगा, लेकिन वो फेज्ड मैनर में होगा। और इसके लिए जो डील है वो इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत तक साइन की जाएगी। और इस परियोजना के तहत जो रफाल फाइटर्स की डिलीवरी है वो 2030 के बाद से स्टार्ट होगी। और इसी परियोजना के हिस्से के तौर पर भारतीय वायुसेना के सर्विस में जो रफाल ऑलरेडी मौजूद हैं तो उनको भी F4 वर्जन में अपग्रेड किया जाएगा। बाकी 114 रफाल फाइटर्स वाली परियोजना में रफाल का F5 वर्जन का प्रस्ताव भी शामिल है। और इन्हीं सभी रिपोर्ट्स के बीच सोशल मीडिया पर इसी डील को लेकर डिबेट ऑलरेडी चल रही है, जिसमें इस पूरी परियोजना की कीमत, स्वदेशी कंटेंट की मात्रा और इनकी जो टाइमलाइन है तो वो मुख्य मुद्दा है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अब इसी पर एक नई रिपोर्ट आई है जो कि ट्रिब्यून इंडिया की तरफ से जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में इस डील में शामिल भारत के कुछ नॉन नेगोशिएबल क्लॉजेस के बारे में बताया गया है, यानी कि ऐसी कंडीशंस जिन पर भारत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और उस पर कोई और डिस्कशन नहीं होगा। और वो जो नॉन नेगोशिएबल क्लॉज हैं तो उनमें शामिल है सभी 114 रफाल में भारत के वेपन्स, भारत की मिसाइल्स, भारत के एम्यूनिशंस के इंटीग्रेशन। इसके अलावा भारत को सिक्योर डेटा लिंक भी चाहिए ताकि ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर्स तक इमेजरी को सेंड करने के लिए इंडियन रेडार्स और सेंसर्स के साथ एयरक्राफ्ट का डिजिटल इंटीग्रेशन इनेबल हो सके। इसके अलावा एयरफ्रेम्स को भारत में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना। और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक स्वदेशी कंटेंट की जो मात्रा है तो वो 55% से 60% तक एक्सपेक्ट की जा रही है, जैसे एयरफ्रेम, इंजन्स और एवियोनिक्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पूरा हो जाता है। तो बाकी ट्रिब्यून की रिपोर्ट में भी इस बात को मेंशन किया गया कि भारत F4 वर्जन और अपकमिंग F5 वर्जन के मिक्स को देख रहा है। बाकी ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जो भारत के वेपन्स को इंटीग्रेट करना और एक सिक्योर डेटा लिंक प्रोवाइड करने वाली कंडीशंस रखी हैं, तो उसके लिए एयरक्राफ्ट मेकर को जेट के ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में कुछ जरूरी बदलाव इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और इन कंडीशंस को नॉन नेगोशिएबल बताया गया है। बाकी इस पूरी डील पर आपके जो भी विचार है आप उसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। द ट्रिब्यून की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया गया है कि पाकिस्तानी ISI ने सुअरों के संगठन लश्कर को इस बात के निर्देश दिए कि वो एक दूसरे सुअरों के संगठन जो कि है ISKP तो उसके अंडर 12 मेंबर्स के एक फिदाइन स्क्वाड को तैनात करें और जिसे वो भविष्य में जम्मू कश्मीर में अपनी स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। और जबकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका यह आकलन है कि लश्कर और ISKP का जो हाइब्रिड मॉड्यूल है ये पहले से ही बडगांव, किश्तवाड़ और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट्स में सक्रिय है। और इनपुट्स इस बात की तरफ भी संकेत करते हैं कि अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी ऑपरेशंस हैं तो उनको फिलहाल डायरेक्टली पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस लीडरशिप है तो वो देख रही है। और इसके माध्यम से पाकिस्तानी मिलिट्री का उद्देश्य है कि क्षेत्र में हिंसा भी बनी रहे और उस पर कोई आरोप भी ना लगा पाए। और ये भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी ISI ने जैश और लश्कर को इस बात के लिए ऑथराइज़ किया है कि वो अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ को फिर से तैयार करें, लेकिन ये स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिए गए कि इस सब में जो पाकिस्तान की सीधी भूमिका है वो सामने नहीं आनी चाहिए, वो छिपी रहनी चाहिए। बाकी ISKP के तहत जिस फिदाइन स्क्वाड को बनाने की तैयारी चल रही है तो उसको अबू हुरेरा लीड करेगा जो कि लश्कर का एक सीनियर कमांडर है और वो 2021 से ही सक्रिय है। और इनपुट्स के मुताबिक जो ये हाइब्रिड लश्कर और ISKP का मॉड्यूल है तो ये अपनी डिटेक्शन को कम से कम रखने के लिए छोटे छोटे ऑपरेशन सेल्स में स्प्लिट होगा। बाकी भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपनी मॉनिटरिंग को और भी इंटेंस कर दिया है। भारत फोर्स की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से 300 करोड़ रुपीस तक की कीमत के कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त हुए हैं और जिसके तहत वे आर्मी और नेवी के लिए स्वदेशी अनमैन्ड सिस्टम्स को सप्लाई करेंगे और जिनमें ISR प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ लॉयटरिंग म्यूनिशंस भी शामिल हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि कंपनी ने कई सारे ड्रोन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Omega-1, Omega-9, बेनेट, क्लेवर तो इस तरह के अलग अलग ड्रोन प्लेटफॉर्म्स को विकसित किया है जो कि भारत की तत्काल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ही विकसित किए गए।
और ये जो खरीद है ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत की जा रही है, यानी कि इन ड्रोन्स को फास्ट ट्रैक बेसिस पर आर्मी और नेवी को सप्लाई भी किया जाएगा। इसके अलावा रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 2 गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ये क्लेम किया गया है कि अब भारत की डिफेंस कंपनीज में विदेशी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब भारत कुछ नियमों को आसान बनाने की योजना बना रहा है और इस योजना में ऑटोमेटिक रूट के अंडर ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कैप को 74% तक रेस करने की योजना है, जो कि अभी 49% पर है। सीधे सीधे कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि जो विदेशी कंपनियां हैं जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो वो भारत की डिफेंस कंपनीज में अब और भी बड़ा शेयर ले पाएंगे, जो कि अभी तक केवल 49% तक था, लेकिन उसे 74% तक बढ़ाने की योजना चल रही है। और इसके साथ साथ भारत सरकार उस कंडीशन को भी हटाने पर विचार कर रही है जो ये कहती है कि विदेशी कंपनियों की जो ओनरशिप है वो 74% से ऊपर तभी अलाउ होगी जब वो अपने साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाएंगे। और रॉयटर्स की ही इसी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से ये भी क्लेम किया गया है कि नियमों को जो आसान बनाने की योजना चल रही है तो ये विदेशी कंपनियों को उनके इंडियन वेंचर्स में अधिक से अधिक स्टेक्स को प्राप्त करने में मदद करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रिफॉर्म है अगले कुछ महीनों में लागू हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि फिलहाल अभी तक रॉयटर्स की जो ये रिपोर्ट है और इसमें जो भी ये दावे किए गए तो इस पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। और अगर इस पर कोई भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया आती है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I वाले प्रोग्राम के लिए भारतीय नौसेना उम्मीद कर रही है कि इसके लिए CCS का जो फाइनल अप्रूवल है वो इसी करंट फिस्कल ईयर में मिल जाए। इसके अलावा जो कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी है यानी कि CNC, तो उसने परियोजना के कॉस्ट बैंड के अंडर ही हर एक सबमरीन के जो कंस्ट्रक्शन प्राइस है उसको नेगोशिएट किया है। और जैसे कि जो पाकिस्तान है वो 2026 से 2028 के बीच में चाइनीज़ मेड AIP इक्विप्ड 8 नई सबमरीन्स को एक्वायर करने के लिए तैयार है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने डिसाइड किया है कि वो अपनी इस प्रोजेक्ट 75I वाली परियोजना को फास्ट ट्रैक करेगा। बाकी जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इस प्रोजेक्ट 75I वाले प्रोग्राम के तहत जर्मन फर्म थाइसन करप मरीन सिस्टम अपने इंडियन पार्टनर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में AIP इक्विप्ड 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाएगी। और इस पूरी परियोजना की लागत होने वाली है लगभग $8 बिलियन। और उम्मीद यह है कि इस प्रोग्राम के तहत जो सबमरीन्स हैं वो इस दशक के अंत तक नेवी की सर्विस में कमीशन होंगी, यानी कि लगभग 2029-30 के आसपास। कल रात को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन्स को स्पॉट किए जाने वाले 2 इंसिडेंट्स हुए हैं और जिसके बाद भारत के काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि 114 रफाल फाइटर्स वाले डील्स की रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के लिए अपने F-35 के ऑफर को रिन्यू किया है और जिसमें US भारतीय वायुसेना के लिए F-35 के इंटीग्रेशन में पहले से ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए तैयार है। हालांकि इन वाली रिपोर्ट्स पर अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है और बाकी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 114 रफाल फाइटर्स वाली डील की जो पूरी कॉस्ट अभी तक सामने आई है तो उसको देखकर शायद US भी थोड़ा सरप्राइज है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड वाले इशू के बीच फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है कि वे जल्द ही ग्रीनलैंड पर यूरोपियन मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए अपने और भी अधिक लैंड, एयर और सी फोर्सेस को भेजेंगे। जबकि फ्रेंच सर्विस मेंबर्स की पहली टीम ऑलरेडी साइट पर पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में फ्रांस और भी भेजने वाला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1948 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर A कृष्णस्वामी रामास्वामी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन भारत के ट्राई सर्विस मिलिट्री एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA, तो उसकी 1955 में इनॉग्रेशन सेरेमनी आयोजित की गई थी। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है कि NDA को सबसे पहले औपचारिक रूप से कौन से वर्ष में कमीशन किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।